सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में मैं सुमैया रिजवान आपको खुश आमदीद कहती हूँ। नाजरीन, अगर हम अब बात करें मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल की, तो सियासी सूरत हाल तो कुछ इस तरीके से है कि मुल्क में जो आम इंतखाबात की तैयारियां हैं वो जोरों शोर से जारी हैं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने जो इलेक्शंस हैं मुल्क में वो जनवरी में कराने का ऐलान किया, तो तमाम सियासी जमातों ने इलेक्शन कैंपेन का भी आगाज कर दिया है। एक तरफ तो इलेक्शन कैंपेन का आगाज करती हुई सियासी जमातें नजर आती हैं बड़ी जोरदार तरीके से। दूसरी तरफ जैसे ही आम इंतखाबात का ऐलान हुआ है तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने भी वतन वापसी का ऐलान कर दिया है और 21 अक्टूबर को उनकी वतन वापसी के हवाले से तैयारियां भी की जा रही हैं। मुस्लिम लीग नून खासी सरगर्म नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी लेवल प्लेइंग फील्ड का जो मुतालबा है वो करती हुई नजर आ रही है। अच्छा, एक तरफ तो हो रही है इंतखाबात की तैयारियां और हल्का बंदियां भी हो गई इब्तदाई तौर पर, लेकिन फाफिन ने जो इब्तदाई हल्का बंदियां हैं उनको गैर मुनसिफाना करार दिया है। अब ये रोज बरोज हम देख रहे हैं कि जो सियासी सूरत हाल है वो तेजी के साथ तब्दील हो रही है। तो दूसरी तरफ जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल थी जो बिगड़ रही थी, ये बिगड़ती हुई मुआशी सूरत हाल भी अब बेहतरी की तरफ जाती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि हम रुपए की बात करें जो कि मुसलसल गिरता रहा, चाहे वो पिछली हुकूमत हो जो 16 माह कायम रही, चाहे वो निगरान हुकूमत हो जिसमें रिकॉर्ड रुपया जो है वो गिरा, अब वो मुस्तहकम होता हुआ नजर आ रहा है। ना सिर्फ मुस्तहकम होता हुआ नजर आ रहा है बल्कि बेहतरी के अशारिये भी दिए जा रहे हैं। दूसरी जानिब जो सबसे बेहतरीन बात हुई है, और जाहिर है ये सब कुछ मुमकिन हुआ है, वो पाक फौज और जो दीगर हमारी निगरान हुकूमत की काविशें हैं उनकी बदौलत ही मुमकिन होता हुआ हमें नजर आ रहा है। चाहे वो जो क्रैकडाउन है, जो लोग ब्लैक मार्केट कर रहे थे, चाहे वो जो ब्लैक मार्केट करते हुए स्मगलिंग कर रहे थे डॉलर की, जो कि बहुत अरसे से जारी थी, उसके खिलाफ क्रैकडाउन से रुपया मुस्तहकम हुआ, डॉलर की कीमत कम हुई। लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो महंगाई का एक तूफान है क्या वो नीचे आता हुआ दिखाई देगा? गो के जो पेट्रोल की कीमत थी उसमें कमी देखी गई 8 रुपए की, लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ा इजाफा भी देखा गया था। तो हम उसको इतना बैलेंस नहीं कहेंगे। तो क्या ये बैलेंस जो मईशत में है वो आ पाएगा? निगरान हुकूमत की जो कोशिशें हैं जो नजर आ रही हैं, चाहे वो IMF की एक तरीके से इत्मीनान का इजहार हो, FBR की जो टैक्स वसूलियां हैं उसके हवाले से, या फिर हमारे मुआशी अशारियों के हवाले से, अवाम को खुशी की नवीद कब मिलेगी? अवाम के लिए बेहतरी की जो उम्मीद है वो कब नजर आएगी? आज मैं इस सारी सूरत हाल से अपने प्रोग्राम का आगाज करूं कि मईशत जो ठीक होना बड़ा जरूरी है, और इलेक्शन जैसे नजदीक आ रहे हैं, तमाम सियासी जमातें भी ये चाहती हैं कि ऐसा माहौल बने जो उनके लिए साजगार हो। जब वो वोट मांगने जाएं आवाम के पास तो उनके पास भी कोई लॉजिकल मामला हो कि हमने उनके लिए क्या किया है। वैसे तो नजर नहीं आता, कुछ भी सियासी जमातों ने नहीं किया। फिर भी सारी सूरत में बात करने के लिए ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम के पहले हिस्से में माहिर मुआशियात हैं खाखान नजीब साहब। अस्सलाम वालेकुम खाखान नजीब साहब। वालेकुम अस्सलाम सुमैया, क्या हाल है आपके? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खाखान साहब, आप किस तरह देखते हैं इस सूरत हाल को जिसमें हम एक फ्रेम में काम कर रहे हैं? एक ऐसी विंडो ओपन हुई है जिसमें नजर आ रहा है कि शायद मईशत एक सही डगर पर चल पड़ी है। क्या आप वाकई समझते हैं कि कुछ इस तरह के इंडिकेटर्स नजर आते हैं या फिर ये वक्ती है? तो एक तो देखिए, पाकिस्तान की शॉर्ट टर्म मईशत को हर वक्त चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है और उन चैलेंजेस को आपको ओवरकम करना पड़ता है ताकि जो शॉर्ट टर्म का मैक्रो स्टेबिलिटी है वो रहे। वो क्या है? वो आपने कई चीजें बड़ी अच्छी बयान की। एक तो यह था कि एक थर्ड मार्केट क्रिएट हुई थी डॉलर और रुपए की ट्रेड की। वो एक इललेजिटिमेट इलिसिट मार्केट थी। मैंने हमेशा कहा है कि मुझे खुशी है कि रेट ऑफ द स्टेट एक्सर्ट हुई और एटलीस्ट फॉर द टाइम बीइंग वो मार्केट खत्म हो गई और जो डॉलराइजेशन का बहुत बड़ा प्रोसेस चल रहा था वो कम हो गया है। खत्म तो नहीं हुआ बिकॉज अभी भी हुंडी हवाला तो अपनी जगह कायम है, बट इससे जो ओपन मार्केट का रेट है वो 12% और जो हमारा इंटरबैंक का रेट है वो 6-6.5% जो है उसको इस्तेहकाम मिला है। मार्केट की जो फंक्शनिंग है वो नॉर्मलाइज हुई है। थोड़ी सी लिक्विडिटी जो डॉलर की है वो बढ़ी है। रेमिटेंसेस होपफुली वापस आएंगी। इनफॉर्मल सेक्टर में चली गई थी, फॉर्मल सेक्टर में वापस आएंगी। सो थोड़ी सी एक ओवरऑल ये एटलीस्ट हुआ है कि पीपल आर टेकिंग थिंग्स सीरियसली कि स्टेट स्मगलिंग पे, होर्डिंग पे
और इस चीज पे कि डॉलराइजेशन हो रही है इकोनॉमी की सीरियस है। सो ये दिस इज अ गुड बिगिनिंग। अब इसी को हमने साथ लेके चलना है कि हमने कुछ काम करने हैं स्ट्रक्चरल के, जो एक्सचेंज कंपनीज हैं वो दोबारा जो BC रेटेड कंपनीज जिनको मैं कहूंगा जो ये काम कर रही थी उसमें ना जाएं, इनकी कॉर्पोरेटाइजेशन हो, इनको इंस्टीट्यूशनलाइज किया जाए मैकेनिज्म्स को, सो दैट मार्केट की फंक्शनिंग बेहतर हो। साथ साथ शॉर्ट टर्म में जो मैनेजमेंट है रेमिटेंसेस 2.1 अरब डॉलर पे आ गई हैं जुलाई अगस्त में। ये तकरीबन बिलियन डॉलर्स नीचे हैं पाकिस्तान के पोटेंशियल से। आई एम वेरी क्लियर कि आज भी पाकिस्तान का 3 अरब डॉलर का पोटेंशियल है, और ये अगर हम हुंडी, हवाला और ग्रे मार्केट से निकल आए और रेमिटेंसेस फॉर्मल में आ जाएं तो हम कंफर्टेबली 3 अरब डॉलर मंथली क्रॉस कर सकते हैं, जो बड़ी तकवीत देगा इकोनॉमी को फर्दर आगे चलें। तो एक्सपोर्ट्स का बिल्डअप मीडियम टर्म का स्ट्रक्चरल रिफॉर्म है, जो करेंगे मुल्क की पैदावारी सलाहियत ठीक करेंगे तो ये आगे फिर सिलसिला चलता रहेगा। इसके अलावा 2 और बड़ी जरूरी चीजें, एक तो आपने सही मेंशन किया 30 सितंबर के IMF के जो टारगेट्स तयशुदा हैं दे शुड ऑल बी मेट। 1977 अरब कलेक्ट करने थे FBR के, FBR ने 2041 किए हैं। पैट ऑन देयर बैक, वेल डन। 24% ग्रोथ है पिछले साल से। सो चलें, एक मुल्क के लिए खुशखबरी है। नंबर 2, एक इन्वेस्टमेंट का फ्रेमवर्क बनाया गया है, ये भी एस्टैब्लिशमेंट ने क्रिएट किया PDM के साथ लास्ट, अब उसको आगे लेके चल रही है एस्टैब्लिशमेंट। लेट्स होप के विद द GCC कंट्रीज, उनके साथ ही हम ये काम कर रहे हैं। हम एग्रीकल्चर में, हम अपने माइंस एंड मिनरल्स में, हम IT में, डिफेंस प्रोडक्शन में हम कोई डील स्ट्राइक करते हैं ताकि कुछ इन्वेस्टमेंट पैसे की भी, कुछ कॉर्पोरेट फार्मिंग की भी, कुछ ऐसी चीजों की जो हमारी टेक्नोलॉजी को बेहतर करे आना शुरू हो। ये अगली चीज है जो हमने करनी है। अब ये जब सब काम अगर आगे आहिस्ता आहिस्ता, और फिर प्राइवेटाइजेशन, ये अब अगले 2-4 माह में कुछ होने दिखाई देंगे, तो जो इस वक्त थोड़ी सी, जिसे आप कहेंगे ना सेम्बलेंस, जिसे कहेंगे थोड़ी सी तकवीत आना शुरू हुई है चीजों, इनकी स्टेबिलिटी बढ़ेगी। पर अगर हम IMF में ऑफ ट्रैक जाते हैं, हम अगर ये जो इस वक्त स्मगलिंग को रोके हुए हैं इस पे हाथ को जो है हल्का करते हैं, दीज आर नॉट गुड साइंस। लोगों को भी अब कुछ थोड़ा सोचना पड़ेगा ना कि अगर स्टेट इतना कुछ कर रही है तो आपको भी कुछ करना पड़ेगा। सो शॉर्ट रन मैनेजमेंट ये है जो मैंने आपके सामने रखी है। लेट्स होप कि अगले 6 माह में ये जो सारे काम आज सुमैया हमने आपके प्रोग्राम में डिस्कस किए हैं, वी आर एबल टू डू इट, और हम इसको रिव्यू करेंगे परफॉर्मेंस को 6 महीने बाद कि क्या हमने ये सारे काम किए, तो फिर ज्यादा तकवीत मिलेगी फ्रॉम वेयर वी स्टैंड टुडे। अच्छा, एक चीज है इसमें, अब देखिए, अब ये 6 मंथ्स की जो आपने बात की, इससे पहले जो मुल्क में हुआ मईशत के साथ, जिसे हम कोलैप्स कहें तो शायद गलत ना होगा, एक खिलवाड़ किया गया, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत हो, उसके बाद फिर ये PDM की 16 माह की हुकूमत हो। खान साहब, इस सूरत हाल से निकलने के आपको लगता है 6 माह काफी हैं? और हमारी आवाम को जो एक रिलीफ देने के वादे नजर आते रहे पहले की हुकूमत के, फिर निगरान हुकूमत भी कुछ इसी तरह की बातें कर रही है, वो फिलहाल नजर नहीं आता, क्योंकि आपको IMF के साथ जो मुआहिदा हुआ है उस पर रहते हुए सब कुछ करना है। अब उस पर रहते हुए आप आवाम को तो कोई खास रिलीफ नहीं दे पाएंगे, तो फिर आवाम को क्या मिलेगा? सुमैया, आपके सवाल का हम 3 हिस्सों में जवाब देते हैं। एक तो पहले ग्लोबल मार्केट है, ऑयल की ग्लोबल मार्केट सुमैया 1 जुलाई को हमें अरब लाइट इफेक्ट करता है। मैं उसकी कीमत आपके प्रोग्राम में आने से पहले देख रहा था, वो थी $78 अ बैरल, आज उसकी कीमत है $97 अ बैरल, यानी कि 28% इंक्रीज हुआ है उसमें। सो एक तो ये बात है, उसमें हमारा रुपया भी कमजोर हुआ। सो एक इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आई है। लोगों के लिए बेस्ट रिलीफ जो है इस वक्त, वो नौकरियां और एम्प्लॉयमेंट तो जरूर है, पर वो ये है कि ये जो कीमतों का बढ़ना है ये कोई संभलना चाहिए। सो एक तो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन आ रही थी। दूसरा, आपको मालूम है कि IMF के प्रोग्राम में जब डिले हुआ तो पाकिस्तान के जो सारे फंडामेंटल्स थे वो डिसरप्ट हो गए, हमारी सप्लाई चेन्स जो हैं वो डिसरप्ट हुई। तीसरी बात यह है कि फ्लड्स आए, उससे भी एक डिसरप्शन आई, कॉटन ड्रॉप की, राइस ड्रॉप की, वीट ड्रॉप की। हम इंपोर्ट कर नहीं पा रहे थे, डॉलर नहीं थे, मुल्क में चीजों की जो है फरावानी उस तरह से नहीं थी, तो एक इन्फ्लेशन हुई। एक और इसमें जो चौथा आंसर भी रख लीजिए, वो ये है कि हुकूमत जितने 5 साल गुजरे हैं, आई एम सॉरी, और 2023 का साल भी उसमें शामिल है, 8% का आपने मालियाती खसारा, इसका मतलब यह है कि बहुत ह्यूज मालियाती खसारा आपने रन किया है।
जब भी आप मालियाती खसारा करते हैं तो आप बोरो करते हैं, नोट छापे जाते हैं, वही नोट जो हैं वो उसी सप्लाई को जो कम हो चुकी है, जिसका मैं आपसे जिक्र कर चुका हूं, चेज जी कर जी रहे होते हैं, कीमतों की चीजें ऊपर जाती हैं। सो अब बिल्कुल। ये काम आपका नेक्स्ट है। अगर आप मुझे पूछें कि अच्छा जी ये तो हो गया, तो अब इन्फ्लेशन में अभी एक फिगर देख रहा हूं, और इसलिए आई एम ऑलवेज वेरी ऑनेस्ट विद द पीपल ऑफ पाकिस्तान। 31% की इन्फ्लेशन आई है ईयर ऑन ईयर, जो सितंबर का माह खत्म हुआ है, ये 10 मिनट पहले ही डेटा आया है। अब ये जी बहुत हाँ। बढ़ा हुआ लेवल है, 31.5 का जो लेवल है इन्फ्लेशन का, ये बहुत बढ़ा हुआ है। कुछ पिछले महीने में कम हुई थी 27, फिर 31.5 आई है। एडमिनिस्ट्रेड एनर्जी प्राइसेस का बड़ा कंपोनेंट है, बट आई थिंक वी आर एट द वर्स्ट। ये इसके बाद थोड़ा सा शायद जो कीमतों का जो पास थ्रू है वो हो चुका है। अगर हम सही। अब नेक्स्ट फेज जो है उसमें मालियाती खसारा, अब हमें हुकूमत को कहना है कि अपने खर्चे कम कीजिए और टैक्स बिल्कुल। कीजिए उन देखिए, सेक्टर्स सबसे बड़ी बात है खान नजीब साहब, हम हमेशा ये कहते हैं कि हुकूमत को अपने खर्चे कम करने चाहिए। वहां शाहाना मामला चल रहे होते हैं, वो कम होंगे तो फिर आवाम को रिलीफ दे पाएंगे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आपने बहुत ही मुदल्लिल गुफ्तगू की है, क्योंकि आपने बड़ी बेसिक बातें बताई हैं कि किस तरीके से हम चीजों को ले सकते हैं, वो हम करते हैं। हमारे जो इकोनॉमिस्ट होते हैं वो ना सिर्फ रिफॉर्म्स के हवाले से बताते हैं, ये बताते हैं टारगेट्स को किस तरह से अचीव करना है, पर पता नहीं हमारी अपने जो पर्सनल इंटरेस्ट होते हैं, हमारी हुकूमतें उन टारगेट्स को अचीव करने की शायद विल नहीं होती है, या वॉट एवर जो भी होता है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि अगर हमें कुछ इंडिकेटर्स नजर आ रहे हैं मुल्क की मईशत की बेहतरी के आसार, तो वो आगे चल के उसके समरात आवाम तक पहुंचे। खैर, जिस तरीके से मैंने अपने इंट्रो में बात की फाफिन की रिपोर्ट की, तो जरा मैं उस पर बात कर लेती हूँ कि फाफिन की रिपोर्ट यकीनन एक बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन इस तरीके से है, क्योंकि डीलिमिटेशन की हल्का बंदियों का मामला ये एक ऐसा मामला है जिसकी वजह से इलेक्शंस की डेट आगे बढ़ी है, और और अभी तक एक हतमी तारीख नहीं है। जनवरी तो है, बट कोई हतमी तारीख नहीं है। अब उस सूरत हाल में जब इब्तदाई हल्का बंदियां मुकम्मल होती हैं, और फाफिन ये कहता है कि इब्तदाई हल्का बंदियां गैर मुनसिफाना है, क्योंकि कहा गया है फाफिन की रिपोर्ट के मुताबिक, वो रिपोर्ट में आपको बता दूं कि कौमी और सूबाई असम्बलियों की जो 20% से जायद मुजव्वजा हल्का बंदियों की आबादी की कमी बेशी की शरह है, वो 10% की कानूनी हद से मुतजावज वाजिज है। और 180 हल्के ऐसे हैं नाजरीन जिनकी आबादी जो है वो मुतालिका असम्बली की फी निशिस्त औसत आबादी से कानूनी तौर पर तजवीज करदा 10% तब्दीली की अमूमी इजाजत से भी मुतजावज है। और फाफिन ने यह भी करार दिया है कि हल्का बंदियों की ये जो आबादी का तनासुब है, ये जो फर्क है, ये मसावी राय दही के इस उसूल की भी खिलाफ वर्जी है। अब मसाफाना तौर पर ये कैसे हो सकता था, ये मुनसिफाना क्यों नहीं हो पाई, इसकी साइंस क्या होती है, हम इसको आसान अल्फाज में समझने की कोशिश करेंगे। मुझे ज्वाइन करें सरवर बारी साहब फाफिन से, उनको हम वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सरवर बारी साहब। वालेकुम अस्सलाम जी। सरवर बारी साहब, आप जरा मुझे ये जो टेक्निकल मामलात हैं जिस पर फाफिन ने इब्तदाई हल्का बंदियों को गैर मुनसिफाना करार दिया है, एक तो मैं चाहती हूँ हमारी आवाम के लिए आप जरा हमारे आवाम को समझाएं आसान अल्फाज में कि गैर मुनसिफाना कैसे होती हैं, इसकी साइंस क्या होती है, टेक्निकल मामलात कैसे होते हैं और कैसे गैर मुनसिफाना। देखिए, पहले तो मेरा तल्लुक फाफिन से नहीं है, तो उसकी मैं तस्दीक करना चाह रहा हूँ। लेकिन जहां तक ये डीलिमिटेशन की बात है, आप फरमा रही हैं कि सर आप समझते हैं ना, क्योंकि आपका ताल्लुक अभी फाफिन से नहीं है, लेकिन आप समझते हैं फाफिन के मामलात को, तो इसीलिए आपके एक्सपर्ट राय। देखिए, बुनियादी बात है, एक लॉ है, इंटरनेशनल लॉ है जिसके ऊपर पाकिस्तान भी सिग्नेटरी है कि जो वोटर हैं उनके दरमियान जो है वो बराबरी होनी चाहिए, यानी कि हर जगह पर वोट का जो वजन है वो बराबर हो। ये नहीं है कि जैसे इलेक्शन कमीशन ने किया है कि बन्नू में 3 वोट और पेशावर का 1 वोट बराबर होगा, ऐसा हो नहीं सकता। ये कोई आम नहीं है, ये कोई सेब नहीं है कि एक शहर में महंगे होंगे दूसरे में सस्ते होंगे। और दूसरा, पाकिस्तान का जो आइन है, पाकिस्तान का जो कानून है, वो भी कहता है कि क्वालिटी ऑफ वोट को गारंटी करता है, और अगर कहीं मजबूरी है तो 10% से ज़्यादा डिफरेंस 2 अजला में, 2 कॉन्स्टिट्यूंसीज में नहीं होना चाहिए। तो उसको इलेक्शन कमीशन ने अपने ही कानून को, हमारा जो अपना कानून है
और जो इंटरनेशनल लॉ है, जो यूएन के अपने रेजोल्यूशंस हैं, उनके मुताबिक क्वालिटी ऑफ वोट की हम बात करते हैं, तो उसकी बज़ाहिर वायलेशन की गई है और वो 10% से बहुत ज्यादा है। यानी बन्नू में एक हल्का जो है 13 लाख के लगभग है, और चित्राल में एक हल्का जो है चित्राल लोअर है या अपर है, गाजबन लोअर है, उसमें 5 लाख की आबादी पर एक कौमी असम्बली का हल्का है। तो इसी तरह तकरीबन 10 से 15% ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसीज हैं जहां पर 10% का जो फार्मूला है उसको वायलेट किया है इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन के दौरान। और दूसरा ये 2017 में भी यही मामला मौजूद था, लेकिन उस वक्त जरा शोर नहीं मचा, और ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसको तो 10वीं क्लास का बच्चा कह सकता है कि जब एक कानून है तो अगर बोर्ड पे लिखा जाएगा तो जाहिर है बच्चा भी कहेगा कि बन्नू के 3 लोग और चित्राल का एक शख्स जो है वो बराबर नहीं हो सकते। तो एक तो पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये किया क्यों गया है, क्योंकि बुनियादी बात यही है कि आखिर इस चीज की तरफ तवज्जो देने की जरूरत है कि 2017 में भी ये वायलेशन थी, ये डिस्क्रिपेंसी मौजूद थी और अभी भी इसको रखा गया है और इसको दोबारा नहीं होना चाहिए था। लेकिन मैं समझता हूँ कि या तो इलेक्शन कमीशन की इनकॉम्पिटेंस है या कोई बददियानती है, जो हम कहते हैं कि कुछ डिसऑनेस्टी इसमें शामिल है, ताकि इस कदर बड़े लेवल पर कभी नहीं हुआ पाकिस्तान में पहले। तो जाहिर है एक हम सब लोग तकरीबन एक पाकिस्तान में इत्तेफाक पाया जाता है कि बहुत सारे हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं इंतखाबात को डिले करने में। जैसे पॉपुलेशन सेंसस का मामला जो है उसको हमने 5 माह तक मुहित किया है, जो कभी दुनिया के किसी और मुल्क में कभी भी पॉपुलेशन सेंसस जो है वो 5 माह पर मुहित नहीं होता है। और तुर्की में तो कर्फ्यू लगता है पॉपुलेशन सेंसस के दिन और एक दिन में सेंसस कंप्लीट किया जाता है। हमारे यहाँ 5 माह लग गए और बार बार पॉलिटिकल मुदाखलत की वजह से उसको डिले किया जाता रहा। और इसके अलावा जो है वो जो मई 2023 में इलेक्शन जो पीबीसी है, जो अदारा शुमारियात है, उसने जो प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स जो है पब्लिक के साथ शेयर किए, मीडिया के साथ शेयर किए, अब उन्होंने अपनी वेबसाइट से भी उनको गायब कर दिया है। और जो अगस्त में जो सीसीआई ने अप्रूव किए उसमें भी बहुत बहुत बड़ा फर्क है। और मैं आज तक हैरान हूँ मीडिया ने उसके ऊपर इतना उसको क्यों नहीं एड्रेस किया। मसलन जो मैं पंजाब का हिस्सा बताता हूँ, 2017 में पंजाब का जो शेयर था पॉपुलेशन में वो 52.34% था। तो जो मई में प्रिलिमिनरी रिजल्ट्स थे पॉपुलेशन सेंसस के वो आगे उसमें 49.5% आया, यानी कि तकरीबन 2.5 से 3% पंजाब की आबादी जो है उसका हिस्सा जो है 2017 और 2023 मई में चेंज हो गया, जिसकी वजह से पंजाब जो है वो इस चीज़ का इम्कान था कि उसकी 8 नशिस्तें कौमी असम्बली में कम हो जाती और किसी और सूबे की बढ़ जाती। तो अगस्त में जब जो फाइनल रिजल्ट दिए गए वो स्कैंडलसली मैं कहूँगा उनको दोबारा 2017 के शेयर के मुताबिक करके 52.5 कर दिया गया, यानी 3% अजाफा कैसे हो गया उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाएगा। और फिर ये कि जो डिजिटल सेंसस था वो तो हुआ ही नहीं, तकरीबन 17% घरानों पर डिजिटल टैगिंग नहीं की गई, जियो टैगिंग नहीं की गई। तो मामला ये है कि ये सारा जो सेंसस है और जो डिलिमिटेशन है, मैं समझता हूँ ये सिर्फ इंतखाबात को डिले करने के लिए किया जा रहा है। नहीं तो एक शॉर्ट मैं कमेंट चाहती हूँ सरवर साहब, मैं एक शॉर्ट कमेंट आप एक जुमला जी एक जुमला मैं कहना चाह रहा हूँ। तो मई 2022 में जो इलेक्शन कमीशन ने डिलिमिटेशन कंप्लीट की थी और उसकी अप्रूवल भी आ गई थी, मेरी सजेशन ये है कि मई 2022 वाला जो सेंसस डिलिमिटेशन हुई थी उसी की बुनियाद पर नए इलेक्शंस करवाए जाएं और वो इलेक्शन अगर उसके मुताबिक कराए जाएं तो नवंबर के 30 दिन और अक्टूबर के 28 दिन डाल के 54 दिन चाहिए इलेक्शन शेड्यूल को मुकम्मल होने में, तो 30 नवंबर से पहले इंतखाबात हो सकते हैं। अच्छा, एक तो ये चीज है कि ये नजर आ रहा है, वैसे बहुत ही वाज़ेह तौर पर नजर आ रहा है एक तो सरवर साहब कि ये इलेक्शन को डिले करने की एक मोह है। लेकिन अब इस सूरत हाल में इलेक्शन चाहे वो डिले हो, जनवरी में हो, उससे पहले हो, बाद में हो, उसमें चैलेंजेस आपको क्या नजर आते हैं? और फिर ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन तो नजर नहीं आते फिर?
देखिए, जो अभी तक मामला चल रहे हैं वो तो वाज़े तौर पर पहली बात तो ये है कि वो क्या कहते हैं कि अगर इंसाफ में डिले हो तो वो इंसाफ ना होने के बराबर होता है। तो इसी तरह हम समझते हैं इलेक्शन में जो डिले हो रहा है वो बजाते खुद कुछ हलकों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। तो इलेक्शन कुछ हलकों को फायदा पहुंचाने के लिए किया जा रहा है। पॉइंट टेकन सर्वर साहब, वक्त की कमी है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सर्वर साथ थे और इस जो नजर आती है, एक पिक्चर नजर आती है हमें, एक तो इलेक्शन डिले करने की एक तकरीबन साजिश है और दूसरे फ्री एंड फेयर इलेक्शन जो हमेशा बात की जाती है नजर नहीं आते। खैर, एक ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं तो फिर मजीद सियासी सूरत हाल पे बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। और प्रोग्राम के हिस्से में हम बात करेंगे मुल्क की जो सिक्योरिटी सूरत हाल है उसके ऊपर। अब चाहे वो मस्तूम धमाका हो या हालिया जो मियां वाली ईसा खेल पर जो पेट्रोलिंग पोस्ट पर हमला हो, इस सारी सूरत हाल पे जो आर्मी चीफ का बयान है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और उन्होंने ये कहा है कि दहशतगर्द जो है वो पाकिस्तान के दुश्मन है और ये बदी की ताकतें हैं जो रियासत की ताकत का सामना करती रहेंगी। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि अब ये दहशतगर्द हैं और उनकी जो सहूलतकार है, ना उनका ताल्लुक किसी मजहब से है, ना किसी रियासत से है, ना ही किसी नजरिए से है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है वो ये है कि ऐसे वक्त में जो अमन अमान की सूरत हाल है वो हमें खराब होती हुई नजर आ रही है। अगर हम पिछले कुछ महीनों की बात करें, इसमें कई बम धमाके, दहशतगर्दाना कार्रवाइयां, इलेक्शंस नजदीक आ रहे हैं और दुश्मन इस वक्त का, इस सूरत हाल का फायदा उठा सकता है, उठा भी रहा है और ताने बाने जाके दुश्मन ममालिक से ही मिलते हैं। इस सूरत हाल के पेश नजर एक तो अमन अमान की सूरत हाल जो कि एक चैलेंज है, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। सहूलतकारों के हवाले से क्रैकडाउन भी हुआ, कई ऑपरेशंस भी हुए, लेकिन मजीद जो चीजें हैं उनको कंट्रोल कैसे किया जा सकता है। इलेक्शंस करीब आते ही या फिर इलेक्शन की फजा बनते ही इस तरह की सूरत हाल क्यों जो है वो जन्म लेने लगती है, इसी पर बात करेंगे। मुझे प्रोग्राम के हिस्से में सिक्योरिटी उमूर के बाहर है सैयद मोहम्मद अली साहब। अस्सलाम वालेकुम सैयद मोहम्मद अली साहब। जी मोहम्मद अली साहब, आप किस तरह से देखते हैं, चाहे वो मस्तूम धमाका हो, उससे पहले की दहशतगर्दाना कार्रवाइयां हो, या जो अभी भी कोशिशें की जा रही हैं दहशतगर्दी फैलाने की दुश्मन की तरफ से, एक तो उसको रोकने के लिए पाक फौज की जो कार्रवाइयां हैं, जिस तरीके की काफिशें की जा रही हैं वो नजर आती हैं, लेकिन मजीद जो आपको लगता है कि हम सिक्योरिटी सूरत हाल को एक तो बेहतर किया जा सकता है, इलेक्शन से पहले मामलात ना खराब हों, इलेक्शन के दौरान ना खराब हों, तो वो किया क्या जा सकता है? आपके ख्याल में कौन कौन से मेजर्स लिए जा सकते हैं इस सारी सूरत हाल में? बहुत शुक्रिया। देखिए, बात असल ये है कि मैं मुख्तसर पहले तो ये बताना चाहूँगा कि ये जो इस वक्त एक लहर आई हुई है दहशतगर्दी की, इसकी वजूहात क्या है, ताकि उन्हीं को समझ के स्पेसिफिकली आप उनको काउंटर करेंगे। देखिए, कुछ इसमें आलमी वजूहात हैं, कुछ इलाकाई हैं और कुछ दाखिली हैं। आलमी सबसे बड़ी वजह ये है कि जो आपका मशरिकी हमसाया है, आप जानते हैं कि उसकी दाखिली सूरत हाल क्या है, मकबूजा कश्मीर में क्या सूरत हाल भी आ रहे हैं, मानी सिचुएशन भी सामने है, कनाडा में जो कुछ उन्होंने टारगेट किलिंग की कोशिश की वो भी सबके सामने है। तो उनके ऊपर इस वक्त जो है ना, उनका बहुत ज्यादा तशवीश दुनिया की भारत के हवाले से बढ़ रही है। तो अब उनको जो है डिस्ट्रैक्शन चाहिए, एक डाइवर्जन चाहिए, जिसके जरिए से वो दुनिया की जो तशवीश है वो अपनी तरफ से हटा के किसी और मुल्क, जो कि बदकिस्मती से उनका फेवरेट मुल्क जो है, जिसको वो ब्लेम करते हैं हर चीज में, वो पाकिस्तान है। तो ये पहले मोटिव को समझना सबसे इम्पोर्टेंट है। अच्छा, दूसरा जो पहलू है उसका भी किसी हद तक आर्मी सलामती से ताल्लुक है। देखिए, दाइश जो है वो एक तहरीक है जो शाम में और इराक में उसने परवान चढ़ी। अब उसके कुछ स्प्लिंटर ग्रुप्स वगैरह जो हैं बतदरीज पिछले कई सालों में अफगानिस्तान में आके अपनी जड़ें बना रहे थे, लेकिन बदकिस्मती से जब वो वहाँ मौजूद भी थे तो जो बैनुल-अक़वामी ताकतें थी उन्होंने उनका प्रॉपरली कला कमा नहीं किया, बल्कि उनकी मिस्टेक ये थी कि उनका फोकस टोटली अफगान तालिबान के ऊपर रहा। हालांकि पाकिस्तान ने भी उनको की मगरबी ताकतों को कोशिश की कि देखिए, अफगान तालिबान जो है कोई गवर्नेंस का बहुत जबरदस्त मॉडल नहीं है, लेकिन वो ताकतों को
दूसरे मुल्कों में जाके थ्रेट और टारगेट नहीं करते हैं, ठीक है, उनकी अपनी आजादी। तो ये मामला इग्नोर किया गया। और तीसरा पहलू जो है वो ये कि बदकिस्मती से 2 साल से अफगान तालिबान भी नाकाम नजर आते हैं अपनी इंटरनेशनल कमिटमेंट्स करने में, और जो डिफरेंट दहशतगर्द तंजीमें, चाहे वो BLF हो, चाहे TTP हो, चाहे दाइश, उनके ऊपर पाबंदी लगाने में या उनकी कार्रवाइयां जो है रोकने में। तो ये तो इसके एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। लेकिन एक इंटरनल फैक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि देखिए मैं चूंकि डील करता हूँ स्ट्रेटजी से, तो मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है काउंटर टेररिज्म को। 100 साल से अगर आप स्टडी करें तो सबसे बड़ी जो स्ट्रेटेजिक है काउंटर टेररिज्म स्ट्रेटजी में, वो अगर आप एक टेररिस्ट मूवमेंट से ओवरटली डायलॉग शुरू कर दें तो उसका उनको ये 3 फायदे वो उठाते हैं। सबसे पहले कि वो अपने सियासी बयानिए और अपने तशख्खुस को एक्सेप्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं अवामी लेवल पे। फिर साथ ही साथ इस टाइम को वो करते हैं अपने आप को मुनज़्ज़म करने में, रिट्रेंच करने में, आपने में, कंसोलिडेट करने में। तो बुनियादी बात यह है कि 20 साल में हमने जो कामयाबियां, बहुत ज्यादा शहादतें और यानी कि खून बहा के हासिल की थी वॉर ऑन टेरर के खिलाफ, वो बदकिस्मती से तो टाइम हमने निगोशिएशंस में जाया किया, उसकी वजह से उस पर कुछ असर पड़ा है। तो इस वक्त जो हमें दहशतगर्दी का सामना है वो सिर्फ पाकिस्तान की कौम है, पाकिस्तान की फौज है और पाकिस्तान की हुकूमत है। और आपके सामने दाखिली सतह पे भी है, रीजनली दाइश भी है, रीजनली TTP भी है, BLA भी है। तो अभी जो है वो ज्यादा पेचीदा हो चुका है, क्योंकि सिर्फ सब नेशनलिस्ट थ्रेट नहीं है बलूचिस्तान। मोहम्मद अली साहब, एक पॉइंट इसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट है कि हमने एक तो अफगानिस्तान की जंग के जो सम्राट थे, जिसमें हमने कई जानों को कुर्बान किया, लेकिन उसके बाद अफगानिस्तान की ये सरजमीन इस्तेमाल करके जो दुश्मन कुव्वतें थी, वो आज भी यहाँ पर दहशतगर्दाना कार्रवाइयां कर रही हैं, माजी में भी करती रही। हमने तो बहुत कोशिश की है, लेकिन पाकिस्तान ने ना सिर्फ फेंसिंग के हवाले से, वैसे डायलॉग के हवाले से पूरी कोशिश की। लेकिन चाहे वो अफगानिस्तान की पहली हुकूमत हो या अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत हो, किसी ने ताउन नहीं किया। तो हमारी गलती क्या उन पर एक ट्रस्ट करना था, या हमने थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी दिखाई, कि ये भी एक फैक्टर था, आपको लगता है? जी बिल्कुल, मैं इसको यूं कहूंगा, जो एक बड़ी मशहूर ज़रबुल मिसल है कि देखें आप जो है यानी कि हम आपके दोस्त हैं लेकिन अपने दुश्मन नहीं है, पहली बात। और दूसरी बात ये कि किसी से खैर सगाली के जज्बात रखना या उससे हमदर्दी रखने का मतलब ये नहीं है कि आप अपने घर में ताला ना लगाएं, अपने बॉर्डर को सिक्योर ना करें, अपने जो इलीगल यानी कि यहाँ पे लोग मुकीम हैं उनको अपने मुल्क से या तो रजिस्टर करें या उनको वापस ना भेजें। तो बात यह है कि देखिए इसमें अब भाईचारा नहीं है। देखिए मेरा एक हमसाया है जो कि अगर चोर है या डाकू है या दहशतगर्द है, तो मैं उसकी हमसायगी की वजह से उसके तर्ज अमल से तो पहलू तही नहीं कर सकता। इसको जरा ये दोनों पता नहीं हम अलग अलग खाने में क्यों रखते हैं कि ये मुसलमान भाई भी हैं, हमसाये भी हैं, लेकिन क्रिमिनल हैं, लेकिन चूंकि वो इलीगल करप्शन में इन्वॉल्व हैं, वो दहशतगर्दी कर रहे हैं, कर रहे हैं, तो हमारा सॉफ्ट बात समझ नहीं आती। अच्छा, मैं मुख्तसर तजावीज आपके सामने रखना चाहता हूँ, जो कि एक बुनियादी तौर आपको देखिए 2 चीजें चाहिए। आपको एक हमजहत कंप्रीहेंसिव स्ट्रेटजी चाहिए काउंटर टेररिज्म की, और दूसरी बात यह है कि वो कंसिस्टेंट चाहिए। ये नहीं है कि कभी बंद हो गई शुरू हो गया, ये मतलब ओकेजनल कुछ सीजनल ऑपरेशन नहीं है, वरना आप इसका खात्मा नहीं कर सकते। और इसकी सारा फोकस जो है वो सिर्फ काइनेटिक इंटेलिजेंस ऑपरेशन पे नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर कहीं पे कोई ग्रीवेंस है डेवलपमेंट के हवाले से, गवर्नेंस के हवाले से, अपॉर्चुनिटी के हवाले से, चाहे बलूचिस्तान हो चाहे डिस्ट्रिक्ट हो, सबसे पहले उसको एड्रेस करना सबसे इंपॉर्टेंट है, ताकि जो ग्रीवेंस है वहां पे लोगों का वो खत्म किया जाए, तो ये लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। दूसरी बात ये है कि मीडिया के जरिए, आप जैसे के जरिए और हमारे उलमा के जरिए, मसाजिद के जरिए लोग शऊर और आश पैदा की जाए कि देखें ये लोग मुल्क से भी मुस्लिम नहीं है, ये इस्लाम के भी दुश्मन है। यौम नबी के दिन अपने निहत्ते मासूम मुसलमान भाइयों पे को कत्ल कर,
तीसरी बात ये है कि आपने डिप्लोमेटिकली भी चलना है, एक एस्ट्यूट तरीके से। मैं समझता हूँ प्रेशर आपको रखना है अफगान तालिबान पे, लेकिन चाइना के साथ, ईरान के साथ भी बॉर्डर सिक्योरिटी को इम्प्रूव करने की, कोऑर्डिनेशन की, इंटेलिजेंस की जरूरत है। और सबसे इम्पोर्टेंट दो बात कि देखें, आपको फाइनेंशियल हम क्रैक डाउन कर रहे हैं, उसमें भी उसके भी असरात हमारे टेररिज्म के खिलाफ पड़ेंगे। जब स्मगलर और क्रिमिनल जो टेरर के हवाले से पैसा जनरेट करते हैं, वो उसका असर भी इंशाल्लाह वहां पे पड़ेगा। और आखिरी बात ये है कि आपको टेक्नोलॉजी को भी यूज करना चाहिए कि देखें, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस, साइबर है, नादरा का डेटाबेस है, कस्टम, एफसी, पुलिस, इनका जो डेटाबेस है, इसके जरिए से हमें बॉर्डर को बिल्कुल सिक्योर करने की, मॉनिटर करने की और जरूरत है। बिल्कुल आप सही फरमा रहे हैं सैयद मोहम्मद अली साहब। ये वो मेजर्स हैं, ये वो तरीकेकार है जिसको करते हुए डेफिनेटली हम कर सकते हैं ऐसा। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सैयद आप हमारे साथ मौजूद थे, सिक्योरिटी उमूर के माहिर। बड़ी अच्छी एक तरीके से उन्होंने सिर्फ गुफ्तगू की, बल्कि बताया टेक्नोलॉजी दुनिया कहाँ से कहाँ पहुंच गई है। नाज़रीन, बहुत तरक्की कर चुके हैं दुनिया के दीगर ममालिक। हमें अब उस सतह पर आना पड़ेगा। अगर हम नहीं आएंगे तो डेफिनेटली हम उस तरह के नुकसान जो कि चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे वो सियासतदान हो, हमने बहुत कीमती जानों को खोया है इस दहशतगर्दी की लहर की वजह से। चाहे हमने ऑपरेशन ज़रबेस किया, कई ऑपरेशंस किए, बहुत कुर्बानियां दी, लेकिन हमें अब वाकईतन कुछ ऐसे इंडिकेटर्स लेने होंगे। आखिर में एक बहुत ही जबरदस्त स्टोरी मेरे पास है आप लोगों के लिए, और स्टोरी कुछ इस तरीके से है कि पाकिस्तान और जनूबी एशिया की कॉमनवेल्थ की पहली खलाबाज खातून, जी हाँ, नमीरा सलीम, जो एक कमर्शियल स्पेस लाइन से खला में सफर करने के लिए अब अमेरिका पहुंच चुकी हैं, और पाकिस्तान की पहली खातून खलाबाज हैं जो कि कराची से अमेरिकी रियासत टेक्सास के शहर डैलस पहुंची हैं। वो 5 अक्टूबर को खला का सफर करेंगी। ये जो रजिस्ट्रेशन करानी होती है, ये बहुत पहले करानी होती है। 2006 में उन्होंने रजिस्ट्रेशन करवा दी थी इस खलाबाजी के सफर के लिए, और उसी वक्त उनको ये मिल गया था टाइटल कि वो पहली पाकिस्तान की जनूबी एशिया की खलाबाज खातून है। और बेहतरीन ज़ाहिर ये एक ऐसी स्टोरी है जिसने यकीनन आपके भी चेहरों पर एक खुशी बिखेर दी होगी। बहुत सारी हमने ऐसी खबरें की हैं, तो ये अच्छी खबर है। और मेरे साथ अच्छी बात ये कि नमीरा खुद मौजूद हैं, उनको हम वेलकम करते हैं और उनसे उनकी सक्सेस स्टोरी के बारे में पूछते हैं, क्या मुश्किलात पेश आई, कैसे उन्होंने सोचा। तो मेरे साथ मुझे नमीरा सलीम साहब। नमीरा, बहुत शुक्रिया आपका। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए, ये पाकिस्तान, जनूबी एशिया, कॉमनवेल्थ की आप पहली खलाबाज खातून है, एक तो आपको लगता कैसा है, और अब आप ये खला का सफर शुरू करेंगी तो खुशी कैसी होती है, क्या एक्साइटमेंट है, क्या जज्बात हैं आपके? पाकिस्तान की पहली खलाबाज और पहली खलाबाज खातून, और साउथ एशिया और कॉमनवेल्थ से पहली खलाबाज खातून हूँ। और मैं 6 अक्टूबर को न्यू मैक्सिको के स्पेसपोर्ट अमेरिका से खला में ट्रैवल करूँगी और पाकिस्तान का झंडा अपने साथ लेके जाऊँगी। हमारी स्पेस फ्लाइट 1 दिन के लिए डिले हुई है, मगर एंथुजियाज्म और खुशी और एक जो प्राइड है मेरी, उसका मैं अंदाज़ा नहीं लगा सकती, क्योंकि ज़ाहिर है इतना बड़ा एजाज़ है जो कि हमारी हिस्ट्री में मुल्क के कभी किसी और को। तो ये हमने सुना है कि ये शौक आपको बचपन से ही था कि आपको एस्ट्रोनॉट बनना है, तो ये शौक हुआ कैसे, जरा ये बताइए, क्योंकि खातून का कभी इस तरह से रुझान एक तो हमने देखा नहीं है, कॉमन नहीं है। फिर आपको घर वालों से कितनी सपोर्ट मिली इसमें? मुझे बचपन से ही खला में जाने का शौक था और हमेशा पेरेंट्स से कहती थी कि मुझे स्पेस में जाना है, मुझे टॉयज से नहीं खेलना। और मैंने अपना सारा बचपन और टीनेज इयर्स जो हैं स्टार गेजिंग में गुजारे। उसकी वजह ये थी कि मेरे फादर आर्मी में थे और उन्होंने मुझे पोल स्टार दिखाया था जबकि मैं बहुत ज़्यादा कोई टीनेजर भी नहीं थी, लाइक आई वाज मे बी 9-10 years old। तो उस वक्त के बाद से मुझे जो है सितारों का और स्टार गेजिंग का और कॉन्स्टलेशंस जो है नाइट स्काई की, उनको फॉलो करने का शौक हुआ। और मैं हर रोज शाम को अपने टेलीस्कोप लेके तो स्टार गेजिंग किया करती थी। तो मेरे फादर ने मुझे बहुत सपोर्ट किया स्पेस में जाने के लिए, और उन्होंने इंस्पायर किया, क्योंकि अगर वो मुझे पोल स्टार नहीं दिखाते एज अ चाइल्ड तो मैं कभी ना नॉर्थ पोल पे जाती, ना साउथ पोल पे, जो कि कुतुब शुमाली और कुतुब जुनूबी हैं, और ना ही मैं माउंट एवरेस्ट से स्काई डाइव करती, और ना ही मुझे स्पेस में जाने का शौक होता। तो मेरी स्पेस। तो नमीरा, आप ये इस सफर में, जो कि बड़ा एक जबरदस्त सफर है आपका, एक बड़ी जबरदस्त जर्नी है,
इसमें आपको चैलेंजेस क्या मिले, क्या दुश्वारियों का आपको सामना करना पड़ा? फिर सपोर्ट का तो आपने बता दिया, एक तो आपको अरसा कितना लगा इस मकाम तक पहुंचने में, और अब बहुत सारी जो यंगस्टर्स हैं, जो हमारी यंग जनरेशन है, उसके लिए आप आइडियल हैं, तो आप जरा उनको बताएंगे कि क्या स्टेप्स होते हैं, किस तरह लोग यहाँ तक पहुंचते हैं कि आप अब कलाबाजी का एक सफर शुरू करने जा रही हैं 6 अक्टूबर से, इस तरह आपने थोड़ा डेट को मेंशन भी किया, तो अपनी एक तो जर्नी बताएं और फिर ये बताएं कि लोग कैसे पहुंचे, अगर किसी को शौक है तो आपको देखते हुए। स्पेस में जाने का ख्वाब तो मैं लेके पैदा हुई थी, मगर ये मुझे नहीं पता था कि मैं स्पेस में जाऊंगी कैसे। हमेशा यही सोचती थी कि मैं ना अमेरिकन सिटीजन हूँ और ना मैं नासा एस्ट्रोनॉट हूँ, मगर एक ख्वाब था जो मेरे साथ रहा सारी जिंदगी। और हमारी ये लक समझ लें कि ये जो न्यू स्पेस एज दुनिया में पैदा हुई है, जिसको हम कमर्शलाइजेशन या निजी खलाई परवाज कहते हैं, उसकी वजह से आजकल के ज़माने में कोई भी टिकट खरीद के स्पेस में जा सकता है। दुश्वारियाँ तो बहुत आई ज़िंदगी में, हर शोबे में आई, क्योंकि मैंने हमेशा कोई नया और नायाब किस्म का काम किया है। तो जब कोई पहली दफ़ा किसी चीज़ का एग्जाम्पल दुनिया में सेट करता है तो उसकी एक्सेप्टेंस नहीं होती और उसमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं। मैंने भी वो प्रॉब्लम्स फेस किए, मगर मैंने कभी किसी मुश्किल को या किसी ऑब्स्टिकल को अपने रास्ते में आने नहीं दिया, और मैंने हमेशा अपनी जितने मेरे एम्बिशंस थे उनको पूरा किया, क्योंकि मैंने अपने ड्रीम्स में बिलीव किया। और मैं नौजवानों को यही कहना चाहती हूँ कि ये वो दौर है जब हर कोई स्पेस में जा सकता है। जबरदस्त जबरदस्त, थैंक यू समीरा सलीम, आप हमारे साथ थी, अपनी सक्सेस स्टोरी आपने शेयर की। बेस्ट ऑफ लक कि आप जाएं और पाकिस्तान का नाम पूरी दुनिया में रोशन करें। आगे बढ़ते हैं, और एक तासुब जो कि हमें नजर आता है भारत की तरफ से, भारत की वर्ल्ड कप के हवाले से जो सारी चीजें, एक बहुत बड़ा तासुब का अंसर मौजूद है। और उसमें अब एक और चीज ये हुई है कि जो सहाफी हैं उनको, पाकिस्तानी शायकीन को जो भारतीय वीजे नहीं मिले हैं, और इसकी शिकायत कई दफा दर्ज कराई गई। अब इस हवाले से जो पीसीबी ने, उसने आईसीसी को अब एक खत लिख दिया है। अब होगा क्या, ये जो चीज है इतनी कॉम्प्लिकेटेड कर दी है भारत ने कि मेजबान मुल्क है लेकिन पाकिस्तान के तासुब नजर आता है। तो अब हो क्या रहा है इस खत में, क्या और क्या मामला बढ़ता हुआ नजर आ रहा है वर्ल्ड कप के हवाले से? हमें ज्वाइन कर हमारे स्पोर्ट्स रिपोर्टर हैं एजाज वसीम बाकरी, हम उनसे बात करते हैं। जी एजाज, क्या अपडेट है? पीसीबी ने खत भी लिख दिया आईसीसी को, क्या मामला चल रहा है? देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तरफ से आईसीसी के साथ राब्ता हुआ था जुमे के रोज, आज से 3 दिन पहले, कि जिन स्पोर्ट्स रिपोर्टर्स को, जिन मीडिया हजरात को आईसीसी ने इस वर्ल्ड कप के लिए एक्रेडिटेड किया है, उनके अभी तक पासपोर्ट और वीजा एप्लीकेशन ही भारतीय हाई कमीशन इस्लामाबाद की तरफ से मौसूल नहीं की जा रही हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को आज पीर का दिन भी गुजर चुका है, वर्किंग डे अब खत्म होने वाला है। तो पीर के रोज कहा गया था कि सहाफियों से पासपोर्ट और वीजा एप्लीकेशन ली जाएगी, लेकिन आज भी नहीं ली गई हैं। और इतलात यही है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आज सुबह फिर तसल्ली दी है स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट को कि कल मंगल को या बुध के रोज तक ये वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाएंगी। लेकिन साथ हौसला अफजा बात ये अब आ रही है कि जिस दिन वीजा एप्लीकेशन एक्सेप्ट की जाएंगे, पासपोर्ट ले लिए जाएंगे, उसके ठीक 24 घंटे तक वीजे जारी कर दिए जाएंगे। लेकिन क्योंकि अब वीजे ऑलरेडी डिले हो चुके हैं, तो पाकिस्तान और हॉलैंड का जो 6 अक्टूबर को मैच है वो पाकिस्तानी जर्नलिस्ट मिस कर देंगे। और दूसरी तरफ जो फैंस की हवाले से बात है, अभी तक फैंस के हवाले से भी भारतीय हुकूमत ने पूरी दुनिया में उनके किसी भी हाई कमीशन ने पाकिस्तानी, क्योंकि जो दुबई, अमेरिका या यूरोप कहीं पे भी बैठे हैं, अगर वो जाके पाकिस्तानी टीम को सपोर्ट करना चाहते हैं तो कोई भी इंडियन हाई कमीशन पाकिस्तानी फैंस के पासपोर्ट कलेक्ट नहीं कर रहा। और इन तमाम लोगों के पास इन्होंने ऑनलाइन बकायदा पैसे खर्च करके पाकिस्तान के जो 9 मैचेस हैं उसके टिकट खरीद रखे हैं लोगों ने, लेकिन अभी तक कोई भी इंडियन एम्बेसी पासपोर्ट नहीं ले रही है। ये बड़ी अफसोसनाक बात है। थैंक यू सो मच एजाज वसीम बाकरी, आप साथ दे रहे थे। लेकिन मैं ये कहूंगी जाते जाते कि भारत वालों, तासुब को छोड़ दो, खेल को खेल रहने दो भाई। पूरी दुनिया के शायकीन आना चाहते हैं, भारत में खेल को देखना चाहते हैं। एक जबरदस्त खेल को इतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस के साथ ना बनाएं। अच्छा वर्ल्ड कप है, उसको अच्छा होने दें, और सहाफियों को भी आने की परमिशन दें और शायकीन को भी। इसके साथ ही नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह जिंदगी रही, सेहत रही तो आपसे इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।